आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 1.5 घंटों से मेरी ट्रेन एक खाली सुनसान जगह पर रुकी हुई है। 2-3 बार ट्रेन से उतरकर मैंने पूछताछ भी की तो पता चला कि ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ चुकी है, जिसे बनने में फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। पर इतना समय लग जाएगा इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। खैर, मेरे बस में तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा रहा। अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी चिंता भी हो रही थी कि मैं किस मनहूस घड़ी में ट्रेन में चढ़ा। तकरीबन और आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद, यानी पूरा 2 घंटा ज़ाया करने के बाद ट्रेन खुली और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। मेरी जान में जान आ गई कि चलो कम से कम अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर के सफ़र के बाद ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी जहां मुझे उतरना था। ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतरा तो आसपास का नज़ारा देखकर कुछ पलों के लिए मैं सुन्न-सा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी स्टेशन पर उतरा हूँ या फिर किसी कब्रिस्तान में, क्योंकि आसपास मेरे अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था और तो और उस ट्रेन से उतरने वाला भी मैं अकेला ही था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर रास्ता मिलते ही मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर भी नज़ारा स्टेशन के अंदर जैसा ही था। खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। मैं किसी आदमी की तलाश में आगे बढ़ता रहा, मगर उस रास्ते पर दूर दूर तक, या यूं कहें तो जहां तक नज़र जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ खालीपन ही दिख रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक रोशनी नजर आने लगी। उस पीली सी रोशनी को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो लालटेन की रोशनी है। पर इस सुनसान रास्ते पर वहां लालटेन किसने जलाया होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जो भी हो सकता है वहां जाकर मुझे कोई आदमी मिल जाए। यही सोचकर मैं उस रोशनी की तरफ चल दिया। उस रोशनी के थोड़ा और पास पहुंचने पर मुझे ज्यादा नजर आने लगा तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे जल रही उस लालटेन के पास एक आदमी बैठा हुआ है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तेज कदमों से चलकर उस आदमी के पास जाकर रुका तो पाया कि वो आदमी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी को आवाज़ देकर उठाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो आदमी घबराते हुए उठा और बोला, कौन है? इस पर मैंने बोला, जी वो मुझे पुरानी मस्जिद के पास जाना है, तो आप ज़रा बता सकते हैं कि वो कितनी दूर होगा और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मेरी पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पुरानी मस्जिद? बाप रे बाप, वो तो काफ़ी दूर है। आपको एक स्टेशन बाद उतरना चाहिए था। आप पहले उतर गए। रात में तो अभी आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया। एक तो ये अनजान जगह, ऊपर से इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, आज ही पहुंचना जरूरी है क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास एक जगह है जहां आप रात भर रह सकते हैं। ज़्यादा भाड़ा नहीं है उस जगह का, बस चाय पानी के लिए 100 रुपये दे दीजिएगा मुझे।
मुझे लगा यही ठीक रहेगा, कम से कम इस अंधेरी रात में चलना तो नहीं पड़ेगा और सुरक्षित भी रहूंगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया, जिस पर उस आदमी ने जमीन पर पड़े लालटेन को अपने हाथ में उठाया और मुझे उसके पीछे चलने के लिए कहा और खुद रास्ते के किनारे जंगलों के अंदर जाने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस घने जंगल के अंदर कौन सा घर होगा, पर चूंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर उस आदमी के पीछे पीछे जंगलों के अंदर जाने पर हम दोनों एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वो घर काफी छोटा था और उस घर की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ कोई रहता भी है? घर की हालत देखकर तो लग नहीं रहा। और ये घर आप ही का है क्या? मेरी इस बात पर उस आदमी ने कहा, जी ये मेरा ही घर है। वो क्या है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है ना जंगल में, तो गंदगी फैल जाती है, बाकी घर अंदर से पूरा साफ है। मैंने सोचा कोई और उपाय तो है नहीं, गंदा भी होगा तो भी रहना ही पड़ेगा। खैर वो आदमी मुझे घर के दरवाजे पर ले गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी उस आदमी के पास थी। उसने ताला खोला और हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। वो घर बाहर से जितना गंदा और टूटा फूटा लग रहा था, अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो घर अंदर से बहुत ही साफ सुथरा था। उस घर में एक खाट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप काफी थक गए हैं, सो जाइए। इतना कहकर वो आदमी अपनी लालटेन को उस कमरे की एक दीवार पर लटकाकर वहां से जाने लगा, तो मैंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। उसके जाते ही मैंने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के पास वाली खिड़की को मैंने खुला रखा हुआ था, क्योंकि मौसम गर्मियों का था तो कमरे में थोड़ी हवा आएगी। जिसके बाद मैं खाट पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में रात के 10 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था 11 बजे का। हालांकि मैं काफ़ी थका हुआ था, मगर फिर भी मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तलक कुछ भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। आम तौर पर तो मैं इतने बजे तक सो जाता हूँ, फिर आज ये क्या हो गया है। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। पहले पहले तो वो आवाज़ मुझे समझ में ही नहीं आई, पर जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई औरत गाना गुनगुना रही है। पर इतनी रात गए यहाँ इस जंगल में कोई औरत क्यों आएगी, मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था। पर आवाज़ तो सच में आ रही थी और यहीं कहीं आसपास में से आ रही थी। मैंने सोचा एक बार उठकर देखना चाहिए, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मगर हैरानी वाली बात कि वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर भी देखा, मगर वहाँ सच में कोई नहीं था। मजबूरन इसे अपने मन का वहम मानकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करके खाट पर लेट गया। पर पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे अब ठंड लगने लगी थी, ऐसी ठंड जो सर्दियों में भी नहीं लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गर्मी के मौसम में इतनी तेज ठंड क्यों लग रही है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी तबीयत बिगड़ गई है,
मगर इतनी जल्दी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, ये भी एक सवाल था। अभी मैं बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस खिड़की के ठीक बाहर खुले बालों में कोई औरत खड़ी थी। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, मगर उसके हवा में लहराते खुले लंबे बालों को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था। अभी मैं हैरानगी भरी नज़रों से उस औरत को देख ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर जल रही लालटेन की लौ एकदम से बुझ गई। मगर ये कैसे हुआ? उस वक्त कमरे के अंदर जरा भी हवा नहीं आ रही थी। फिर लालटेन बुझी कैसे? सब कुछ मेरी समझ से परे था। लालटेन बुझने के बाद कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। तभी अचानक मुझे मेरे सीने पर किसी का भार महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। मगर कौन? अंधेरे में ये देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इस बला से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मेरे सीने पर भार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं भगवान का नाम ले रहा था, मेरे सीने पर से भार वैसे वैसे कम होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे सीने पर से भार पूरी तरह से खत्म ही हो गया। वजन हटते ही मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और जो दौड़ लगाई तो सीधे वहीं रुका जहां एक दो लोग दिखे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो घर शापित है, किसी औरत के चलते वो घर ऐसा हो गया है। वहां एक रात से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता और वो आदमी लोगों से पैसा लूटने के लिए मजबूर लोगों को उस घर में ले जाता है। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी बताया कि पुरानी मस्जिद यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। नौकरी छूट जाने के कारण मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। ऐसा नहीं था कि मैंने नौकरी के लिए कहीं और प्रयास नहीं किया, मगर मैंने जितनी बार कोशिश की उतनी बार ही असफल हुआ। दिन पर दिन मेरे घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी थी। दर दर नौकरी की तलाश में भटक भटक कर मेरा शरीर भी काफ़ी कमज़ोर सा हो गया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक रात जब मैं नौकरी की तलाश में असफल होकर घर वापस लौट रहा था तो मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मुझे बस नौकरी की टेंशन अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। समय को देखकर मैंने मन ही मन में कहा, आज काफ़ी रात हो गई है और अभी भी मुझे काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है, घर तो मुझे जाना ही था, इसलिए मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे अलावा रास्ते पर और कोई इंसान दिख नहीं रहा था। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ जो आज घने अंधेरे को चीरकर मुझे रास्ता दिखाने का काम कर रही है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से बिजली कड़की,
जिसकी आवाज़ से दूर दूर तक फैला सारा सन्नाटा एकदम से टूट गया। बिजली कड़कने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मानो बारिश मुझे जल्दी घर जाने की चेतावनी दे रही हो। अभी मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। इससे पहले कि बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार में तब्दील हो जाए, जिस कारण मैं छुपने के लिए अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाने लगा, कि तभी मुझे रास्ते के किनारे थोड़ी ही दूरी पर एक शेड दिखा। मैं भागकर उस शेड के नीचे चला गया। मेरे उस शेड के नीचे जाते ही बारिश तेज हो गई, मानो बारिश मेरे छिपने का ही इंतज़ार कर रही हो। काफ़ी थके हुए होने के कारण मैं उस शेड के नीचे बैठ गया और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं बैठा ही था कि तभी तब से सुनसान पड़े इस जगह पर अचानक ही मुझे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ने लगे, जो कि इतनी तेज बारिश में भीग रहे थे। मगर अभी तो यहाँ कोई नहीं था और अचानक इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को बारिश का कोई असर ही नहीं हो रहा। उनमें से कई सारे लोग एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे, तो कई सारी औरतें गप्पे लड़ा रही थीं। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि उन सब लोगों के आगे मैं अदृश्य हूँ, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था। अभी मैं उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि इतनी तेज बारिश में होने के बावजूद भी उन सभी लोगों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे थे। मगर ये मुमकिन ही नहीं था। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे पैंट के जेब में कुछ हलचल हुई। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मैं एकदम से सहम गया। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक 5-6 साल का बच्चा था, जो अपनी हाथ को मेरी जेब में डालकर कुछ खोज रहा था। मेरे देखते ही उस बच्चे ने मेरी जेब से हाथ निकाल लिया, जिस पर मैंने उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? किसी के जेब में ऐसे हाथ डालना अच्छा बात नहीं है। जिस पर उस बच्चे ने कहा, अंकल चॉकलेट दीजिए ना, कितने दिन हो गए चॉकलेट नहीं खाया। जिस पर मैंने कहा, बेटा मेरे पास तो चॉकलेट नहीं है। इस पर वो बच्चा थोड़ा उदास हो गया और दबी हुई आवाज़ में बोला, अच्छा अंकल, कल आना तो चॉकलेट लेकर आना। जिसके बाद थोड़ी देर तो हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने उस बच्चे से कहा, अच्छा बेटा, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो, और इतने सारे लोग कौन हैं? जिस पर उस बच्चे ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ और ये सब लोग भी यहीं रहते हैं। कोई पेड़ पर रहता है तो कोई ज़मीन के नीचे। उस बच्चे के मुंह से ये सुनने के बाद मुझे हंसी आई और मुझे हंसता हुआ देख उस बच्चे ने कहा, अंकल कल से आप कहाँ रहेंगे, पेड़ पर या मेरे साथ? उस बच्चे की ये बात मुझे समझ नहीं आई, जिस कारण मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब बारिश भी हल्की हो गई थी, जिस पर मैंने उस बच्चे से कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो बच्चा खड़ा हो गया और शेड से उतरकर आगे बढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बच्चा मुझे एक कब्रिस्तान के भीतर ले आया और एक कब्र के सामने खड़े होकर बोला, अंकल यही मेरा घर है, मैं इसी के अंदर रहता हूँ। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। फिर जब मैंने दोबारा से उस बच्चे की तरफ देखा तो मेरा पूरा शरीर कंपकपाने लगा। दरअसल उस बच्चे का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसका चेहरा काफ़ी डरावना बन गया था। मैं समझ गया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं जैसे ही कंपकपाते कदमों से भागने के लिए पीछे पलटा तो मेरा सर एकदम से घूम गया और मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी।
दरअसल जब मैं पीछे पलटा तो ठीक मेरे सामने वही सारे लोग थे जो उस शेड के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। मगर अब उन सभी लोगों का चेहरा मौत से भी ज़्यादा डरावना हो गया था। अभी मैं खड़े खड़े काँप ही रहा था कि तभी उस बच्चे की आवाज़ आई। अंकल, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये लोग किसी को जाने नहीं देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी वो सारे भूत मेरे करीब आने लगे। उनको करीब आता देख मैं ज़ोर ज़ोर से गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ने लगा। जिसके बाद मैंने एक बात पर गौर किया। मेरे मुंह से गायत्री मंत्र को सुनकर सारे भूत वहीं रुक गए, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं दौड़कर भागने लगा। भागते भागते मैं रास्ते पर पहुंचा और वहां एक साइकिल वाले से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। मुझे गिरता देख उस साइकिल वाले ने साइकिल रोककर मुझे उठाया और कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप डरे हुए क्यों हैं? फिर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस साइकिल वाले को बताई, जिस पर उसने कहा, आप पहले साइकिल पर बैठिए, यहाँ से निकलते हैं फिर बताऊंगा। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी साइकिल पर बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद उस साइकिल वाले आदमी ने कहा, आप पहले इंसान हैं जो उस जगह से जिंदा बचकर वापस आए हैं, वरना कोई भी आज तक वहाँ से बचकर वापस नहीं आ पाया। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, मगर वो लोग कौन हैं? इस पर उस आदमी ने बताया, आज से बहुत साल पहले इस गांव में एक शैतान तांत्रिक हुआ करता था, जो रात को उस शमशान में जाकर दिन के वक्त जलाए गए सभी मुर्दों की आत्मा को बुलाकर उसे अपने वश में कर लेता था। मगर एक दिन वो तांत्रिक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मगर सारे आत्मा आज भी भटकती हैं। और हाँ, शमशान के बगल में बच्चों का कब्रिस्तान भी है, तो कभी कभी कुछ बच्चों की आत्मा भी वहाँ दिख जाया करती है। उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने जब जमीन की ओर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि चांद की हल्की रोशनी में मेरी परछाई तो बन रही थी, मगर उस आदमी और उसकी साइकिल की नहीं, मानो वो हवा में बैठकर ही साइकिल उड़ाए जा रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि उस आदमी ने साइकिल रोक दिया और कहा, भाई साहब, आपका घर आ गया। मैं साइकिल से उतरकर 2 कदम आगे जाने के बाद जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे ना तो वो साइकिल था और ना ही वो साइकिल वाला आदमी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।